हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, बाइट से वाट लो। आज बेसिकली इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे क्लासेस की बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग ये सीख पाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। साथ ही साथ हम लोग ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट को भी पिछले क्लासेस के वीडियो में देख चुके थे। तो हम लोग ये देखे थे कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट थ्रू पास करती है, कंडक्टर से करंट पास करने का मतलब है चार्ज यहाँ पर अगर मूव कर रहा है तो उसके वो अपनी अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की एक्सपीरियंस के लिए हम लोग ऐसा किए थे कि एक टेस्ट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज को हम यहाँ पर रखे हुए थे। शुरुआत में पॉइंट चार्ज हमारा रेस्ट स्टेज में था, तो वैसे स्थिति में जब हम इस करंट को ऑन किए, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ से करंट इन कर रहा था और यहाँ आउट हो रहा था, तो इस रेस्ट चार्ज पर कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़े थे कि अगर कोई सोर्स चार्ज हो तो वो अपने अराउंडिंग आने वाले कोई चार्ज को ही वो इफेक्टेड करता था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेते थे तो पता चलता था कि इसके कारण ये इंटेंसिटी क्रिएट होता था वगैरह, जो भी हम लोग था पिछले क्लासेस में देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे टॉपिक्स में। साथ ही साथ हम लोग ग्रेविटेशन में भी देखे थे। ग्रेविटेशन जो है वो मास के कारण क्रिएट होता है और मास की वजह से कोई भी पार्टिकल्स जो इसके मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंडिंग होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी कुल मिलाकर देखो तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे तो चार्ज के कारण जो फील्ड होता था, जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाले चार्ज को ही अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपल करता था। यहाँ पे कोई भी मास वाला प्रोडक्ट मटेरियल अगर आ जाए तो उसके साथ इसकी कोई इंटेंसिटी क्रिएट नहीं होती थी। सेम ऐसा ही इसके साथ है। अगर ये मास है तो मास के अराउंडिंग जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा था उसके अराउंडिंग आने वाले मास वाले पार्टिकल्स को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। कुछ ऐसा ही केस यहाँ होता है, लेकिन इसमें ये बात समझना होगा कि जैसे ही करंट हम यहाँ पास करते हैं इसके अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पता कैसे चले। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, इस जो रेस्ट चार्ज है इसको हम मूव करा रहे हैं, इसको v वेलोसिटी से हम मूव करा रहे हैं। तो इसका लीनियरली इसका पाथ ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लीनियरली नहीं जाने के बजाय ये टर्न कर जाता है। ठीक है, तो ये टर्न करता है तो इसका ये मतलब है कि ये मूव करने के दौरान अपना अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वजह से ये जो चार्ज जो मूव कर रहा था वो टुवर्ड द लाइन की ओर ये अट्रैक्ट हो गया। तो ये यहाँ से समझ में आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी इज स्पेस विच कैन टर्न ए मूविंग चार्ज। ठीक है, जो मूविंग चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज़। लेकिन इसी को आगे समझाने के लिए हम लोग ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट को पता किए कि क्या वास्तव में ये ऐसा होता है कि कहीं से अगर करंट किसी कंडक्टर से पास कर रहा हो तो क्या वो वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखें और इसके जस्ट क्लोज में एक हम लोग कंडक्टर के साथ सेल को और की को अटैच करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी के साथ स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही हमको पता चलता है कि इस एंड पर जो करंट क्रिएट होती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके अराउंडिंग चारों ओर। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल को अपनी ओर डिफ्लेक्ट करता है। तो डिफ्लेक्ट होने की वजह से जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये समझ में आता है कि ये जो चेंज हो रहा है, तो ये ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट में था जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है तब जब इस पे यहाँ चार्ज मूव करता है। चार्ज मूव करने का मतलब है करंट का पास होना, करंट का थ्रोली पास होना। लेकिन आज हम लोग बाइट से वाट लॉ में इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन ये समझना है कि यहाँ पर करंट पास होने के कारण, चार्ज के मूव होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन हम तुमसे पूछेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को बाइट से वाट के नियम में पता चलेगा। ये बात तो हम लोग अब तक समझ चुके थे कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो तो या तो मूविंग चार्ज की वजह से होता है या उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन हाउ मच करंट, कितना करंट दे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके अनुसार उसकी इंटेंसिटी भी होगी। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और कितनी मैग्नीट्यूड होगी, क्या डायरेक्शन होगा, वो सारा कुछ समझने के लिए हम लोग को एक कंडक्टर यूज करना है जिसमें कि हम करंट को पास करेंगे और उसके अराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसी एक पॉइंट पर हम लोग फील करेंगे।
चलो यहाँ देखोगे एक कंडक्टर हम बनाए हुए हैं, सपोज मान लो कि ये एल लेंथ का एक कंडक्टर है जिसकी एक एलिमेंट्री एरिया को हम यहाँ पे कट किए हुए हैं। ठीक है, एलिमेंट्री पोर्शन है हमारा, बहुत ही स्मॉल लेंथ को कट किए हुए हैं जिसको हम डी एल के रूप में कह रहे हैं, ये हमारा ए बी है। इस एलिमेंट्री पोर्शन के सेंटर से हम मान लिया जाए कि आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, हमको इसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कितना होगा। चूँकि एक एलिमेंट्री पोर्शन हमारा स्मॉल है तो स्मॉल ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल लेंथ के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। तो शुरुआत हम ऐसा ही करते हैं कि एक छोटे से पोर्शन के लिए पता करते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस एलिमेंट्री पोर्शन के साथ इस पॉइंट पी के बीच की जो दूरी है उसके बीच एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो करंट क्रिएट होगा वो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमेशा ये अपना पैरेलल बनाना चाहता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये टर्न करेगा, तो टर्न के कारण ही मान लिया जाए कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। चलो, जैसे यहाँ ये बात तो हम लोग को पता है कि इस एलिमेंट्री पोर्शन से अगर करंट पास होता है, इस कंडक्टर से करंट अगर पास होता है तो करंट की मूवमेंट के कारण यानी चार्ज के मूविंग के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन AB is directly proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखो यहाँ अगर यहाँ पे करंट का मान अगर हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, करंट अगर हमारा ज़्यादा बढ़ जाए तो स्वाभाविक है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये एलिमेंट्री पोर्शन जो हम छोटा लिए हुए हैं इसको थोड़ा बढ़ा दें तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंसी होगी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इस डिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा। ठीक है, ये एक्चुअली इन्वर्स स्क्वायर लॉ का भी पालन करता है, जिसके लिए हम लोग कूलम्स के भी नियम में समझे थे, ग्रेविटेशनल लॉ में भी हम लोग समझे थे। ठीक है, साथ ही साथ ये थीटा एंगल के साथ भी रिलेट करता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम तुमको कहें, जो इसका बेसिकली डिफिनेशन ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू मूविंग द चार्ज इन कंडक्टर फॉर एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ DL विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दे ऑल्सो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ DL। यानी जितना बड़ा या कम होगा उसके अनुसार ये रिलेट करेगा। दे विल ऑल्सो इन प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड दे विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इट्स मीन एंगल बिटवीन एलिमेंट्री पोर्शन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसके बीच जो एंगल बनेगा उसके वो साइन फॉर्म के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं कि DB इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा बाय r²। दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। चलो, अब अगर हम ऐसा करें कि यहाँ प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हम एक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। मान लिया जाए के फॉर्म में लिखते हैं I DL साइन थीटा बाय r²। एक्चुअली ये क्या के जो है के एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये μ/4π। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही रिलेट करता है जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट के साथ हम लोग पढ़े थे। याद करो, हम लोग कूलम का नियम जो जहाँ पढ़े थे, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। देन प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² लिखे थे। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या था, तो वहाँ तो हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी, लेकिन यहाँ पर ये म्यू नॉट जो है ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी मीडियम क्या है। अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो उसके अनुसार ये मान हमारा क्या होगा, चेंज होगा। और इसका जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, और इसका यूनिट हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसी पोर्शन को अगर हम यहाँ चेंज करके लिखते तो हमारे पास मान हो जाता μ0/4π I DL साइन थीटा बाय r²। तो अगर ये μ0 को अकेला करते तो इसके साथ यहाँ पे हमारा ये टेस्ला हो जाता यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, ये DL का मीटर बाई मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होकर मीटर बनता। ठीक,
जो सॉरी यहाँ पे नीचे बनता है तो ये मीटर हो गया, ये आई का एम्पियर हो गया, तो एम्पियर नीचे आ गया तो पर एम्पियर, यानी इसका जो मान है, इसका जो यूनिट है वो हमारा ये हो गया 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान हो गया। ठीक है, लेकिन अगर चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड की बात हो गई, जो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि dB का मैग्नीट्यूड का जो मान है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में निकल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ हम इसको डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर आर कैप लेते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर कैप को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आर कैप हम लोग को पता है वेक्टर आर इक्वल टू आर का मोड इंटू आर कैप होता है, तो आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर बाय आर का मोड, यानी आर हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर जो I और DL जो है ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि करंट के लिए जो चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए एक सर्टेन डिस्टेंस चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडक्टर पे लेंथ होगा ही नहीं तो ये चार्ज मूव करेगा कैसे। इसलिए करंट की जो डायरेक्शन है ये वही होगी जो लेंथ की डायरेक्शन होगी। ठीक है, लेंथ को अगर हम ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ पर ये जो R यूनिट वेक्टर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर यूनिट वेक्टर को हम कुछ इस तरह से चेंज करते हैं और हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आता है मैग्नेटिक फील्ड का के डायरेक्शन को लेकर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर आर बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमारा निकल गया बायोट सेवार्ट के लिए, ये एक इसका कॉन्सेप्ट निकल गया। ठीक है, लेकिन ये अब हम लोग को देखना है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट पास हो रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसको समझाने के लिए हमारे पास दो पोर्शन है, दो अलग अलग तरीके हैं, जिसमें कि एक हम लोग राइट हैंड थंब रूल्स का बात कर लेते हैं और दूसरा है मैक्सवेल के स्क्रू नियम का बात करते हैं। तो थंब रूल्स में कहता है क्या है कि आप जो भी कंडक्टर से करंट पास हो रही है ना, उसको अंगूठे के साथ इसको अटैच कीजिए। ठीक है, और आप जो ये उंगलियां जो आपकी लपेटती है, यही इसके अराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने वाले डायरेक्शन को बताएगा। तो अलग हमारा जो पॉइंट हो वो अलग अलग डायरेक्शन में हो, कंडक्टर के चारों ओर अलग अलग दिशा में हो, तो उसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो या तो इनवर्ड बनेगी या आउटवर्ड बनेगी। यही दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कब इनवर्ड बनेगा, कब आउटवर्ड बनेगा। देखोगे यहाँ पे मान लिया जाए कि ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन से पास हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे P लिए हुए हैं, हम चाहते हैं कि ये P पता करें कि ये P के पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड बनेगा या आउटवर्ड बनेगा। तो एक चीज़ देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में नेक्स्ट टाइम से हम लोग दो डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस का सिंबल हो गया और ये डॉट दिया जाता है। अगर हमारे पास क्रॉस है तो ये समझ में जाना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये इनवर्ड बनेगा। ठीक है, और डॉट है तो ये आउटवर्ड बनेगा। तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड को कैसे समझेंगे, देखो यहाँ जैसे अगर हम इस लाइन पे बात करें, मान लो अंगूठा हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और अंगूठा रखने के बाद जब हम लाइंस को अपनी फिंगर्स को लपेटना चाहते हैं तो फिंगर्स के साथ पी के साथ फिंगर्स क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, यानी पी के पास जो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, ये क्या बन जाएगा, इनवर्ड। यानी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एट पॉइंट P। अब मान लिया जाए पॉइंट हम यहीं से कुछ दूरी पर एक पॉइंट और ले लेते हैं Q। ठीक है, ये पॉइंट P पे हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनेगा। तो इमेज करो, जैसे हम ये अंगूठा रखे हुए, अब फिंगर्स को हम रखेंगे इस लाइंस के अंदर से निकालेंगे, तो अंदर से निकलेगा तो ये क्या हो गया, बाहर की ओर निकल गया, यानी अंदर जाकर हमारा बाहर की ओर निकल रहा है। इसका मतलब है कि Q पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो हमारा क्या बन रहा है, आउटवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये बायोट सेवार्ट के कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हम लोग चार्ज के फ्लो होने के कारण जो करंट बनती है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग हो, उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, उसकी डायरेक्शन क्या हो, वो सारा कहानी हम लोग देख चुके हैं। किसी कंडक्टर पे अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो भी हम पता कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। अब चलो हम लोग नॉट्स के पास चलते हैं। चलो नॉट्स पे देखोगे, फिगर वही है। ठीक है, सारा कुछ है यहाँ पे एक्स वाई, ये इन्फिनिटली लाइन लॉन्ग एक कंडक्टर है जिसमें करंट हमारा पास हो रहा है I। ठीक है, बायोट सेवार्ट लॉ इज ए बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, इट इज़ यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से कहीं पर भी हम r दूरी पर कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम इस कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं। कंसीडर ए कंडक्टर XY थ्रू विच करंट I इज फ्लोइंग ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर XY, ठीक है। ए स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन AB, एलिमेंट्री पोर्शन हम ए से बी को मानते हैं जो एक बहुत ही छोटा है ऑफ द कंडक्टर। बायोट एंड सेवार्ट फाउंड दैट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट्री पोर्शन ए बी, वो क्या क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉइंट DB, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा का, and inversely proportional to the square of the distance r of the point P from the elementary portion, that is dB is proportional to I dl sin theta by r square, ठीक है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ एक कांस्टेंट यूज किए के, और यही के हमारा म्यू नॉट बाई 4 बन गया, ठीक है, सॉरी हाँ म्यू नॉट बाई 4 बन गया, जिसका मान हो गया 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ठीक। चलो ये लिख दिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि करंट अगर थ्रू पास होगी तो उसके लिए ऑफकोर्स हमको एलिमेंट्री पोर्शन चाहिए ही, तो एलिमेंट्री पोर्शन के लिए जो वेक्टर होगा वो आइडियल इज टेकन ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। देखोगे यहाँ पे तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई डी एल क्रॉस आर कैप हो गया, आर वेक्टर। आर कैप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। वेक्टर आर को हम लोग आर का मोड इंटू आर कैप लिखते हैं, और आर कैप का मान हो गया हमारे पास क्या, वेक्टर आर बाय आर का मोड यानी आर, ठीक है। वही हमारे पास चेंज होकर ये मान बन गया, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में मान बन गया, ठीक है। और उससे पहले जो हम लोग दिखा रहे थे वो हमारा मैग्नेटिक फॉर्म में मान बन रहा है, ठीक। ये तो बात हो गई है कि एलिमेंट्री पोर्शन का, जिसके लिए हम लोग छोटा सा कट ए बी किए हुए थे, लेकिन हम चाहते हैं पूरे कंडक्टर के साथ हो, तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ से नोट को कंप्लीट करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर XY इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेशन ए डी बी ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी बी के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर कैप बाई आर स्क्वायर के रूप में मान बैठा कर हम लोग वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ये पता करना था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो उसके लिए दो रूल्स थे हमारे पास। रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक है। इट इफ वी grasp the conductor in the plane of the right hand thumb, so the thumb point in the direction of the flow of the current, then direction of in which the finger curl gives the direction of the magnetic field, यानी जिस तरफ हमारी फिंगर्स मुड़ेगी वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और करंट का डायरेक्शन कौन बताएगा, वो थंब बताएगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैक्सवेल अपने तरीके से बताया, स्क्रू, यानी जैसे हम स्क्रू को घुमाते हैं तो अंदर की ओर जाती है, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं तो अंदर की ओर जाती है, तो वैसे ही इसमें समझाया गया कि इफ़ ए right handle screw is rotating so that the moving in the direction of the flow of the current through the conductor, then the direction of the rotating of the screw give the direction of the magnetic field, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जिसकी बात हम तुमसे किए हुए थे कि जैसे यहाँ करंट पास हो रही है तो P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम जब इसको ऐसे करके अंदर पकड़ेंगे, ठीक है, अंदर की ओर जाएगा तो P के अंदर जा रहा है और Q से बाहर निकल रहा है, तो ये आउटवर्ड या इनवर्ड हो गया। यहाँ देखो दो क्वेश्चन और लिखे हुए, मान लिया करंट यहाँ पास हो रहा है और हम चाहते हैं P पे बताएं, ठीक है, तो देखो अंगूठा को अगर हम रखेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये अंगूठा ऐसे है हमारा, ठीक है, इस पोर्शन पे हम बात कर रहे हैं, तो ये अंगूठा ऐसे गया तो फिंगर्स क्या होगा, P से बाहर की ओर निकल गया, आउटवर्ड। इसमें भी देखो तो ये अंगूठा ऐसे रखेंगे तो करंट क्या होगा, Q के अंदर की ओर जा रहा है, तो ये इनवर्ड हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में बनेगा, इनवर्ड के लिए क्रॉस करेंगे, आउटवर्ड के लिए डॉट करेंगे। अब यहाँ तो करंट ऐसे बन रहा है तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, इधर से बाहर की ओर निकल रहा है, यानी R को लेने के लिए हमको उंगली को अंदर से निकालना पड़ेगा बाहर की ओर, तो यहाँ पर हमारा मान क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हम लोग को समझना था। बेसिकली बायोट सेवार्ट का कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसके जो नियम थे जिसमें कि आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई किए थे, जो डी बी के प्रोपोर्शनल था, उसको ध्यान रखोगे और उसी को डिफाइन करके हम लोग इस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, तब तक इसके नोट्स को क्लियर करके रखोगे।